दोस्तों ये कहानी है एक लड़के श्रीनेनु त्रिपाठी की जो अपनी क्रिसमस पार्टी में एक लड़की राखी को देख रहा था। श्री ने बाहर जाकर राखी को प्रपोज किया पर राखी उसे पसंद नहीं करती थी। वो कहती है कि मेरे पापा एक ज्वेलर हैं, तुम अंगूठी तो असली लाते। राखी ने श्री को साफ कहा कि हम दोस्त हैं, जिस पर श्री बोला कि दीपक ने तो कहा था कि बाप ज्वेलर है तो क्या हुआ, बेटी थोड़ी ना हीरा है, हाँ बोल देगी। जो सुन राखी ने श्री को श्राप दिया कि तुम तरसोगे पर तुम्हें कोई लड़की नहीं मिलेगी। उसने श्री को कहा कि एक गिफ्ट दीपक के लिए भी ले जाओ। राखी ने श्री को थप्पड़ धर दिया, जिसके बाद कहानी आती है बहुत साल आगे। श्री अब 42 इयर्स का कुंवारा मर्द था, जिस उम्र में लोग अपने बच्चों की कॉलेज फीस भरते हैं। श्री अपने रूममेट के साथ किराया बांट रहा था। श्री का बड़ा भाई भानु से कहता है कि ये मास्टर की नौकरी छोड़ो और हमारे साथ प्रॉपर्टी के बिजनेस में जुड़ जाओ, पर श्री का उनकी बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं। वो यहाँ से सीधा अपने स्कूल चला जाता है। श्री एक संस्कृत टीचर था, पर यहाँ स्कूल में भी बच्चे उसका मजाक उड़ाते थे। सबको पता था कि श्री एक वर्जिन है। जिसके बाद सीन शिफ्ट हुआ श्री के दोस्त दीपक पर। वो श्री की फोटोज खींचते हुए उसे कह रहा था कि कोई अफेयर चला लो, पर श्री ने आज तक जिस भी लड़की से बात की किसी को वो पसंद ही नहीं आया। जिस पर दीपक श्री को एक अडल्ट चैटिंग ऐप दिखाता है, आप जैसा कोई। यहाँ लोग बिना अपनी पहचान बताए रैंडम लड़कियों से फोन पर बात कर सकते थे। ना किसी को किसी का नाम पता होगा, ना ही फोटो। हर बार बात नई लड़की से होगी। दीपक कहता है कि थोड़ी बातें करो, फिर कहीं तुम्हारा सोया हुआ शेर जाग जाए। तो रात होते ही श्री ने अपने हेडफोन्स लगाए और उसकी बात एक लड़की से हुई, पर श्री काफी सिंपल था। वो उस लड़की को सबसे पहले अपना नाम बताता है। लड़की ने कहा कि मैंने तो पूछा ही नहीं। श्री पूछने लगा कि क्या आपने खाना खाया। अब यहाँ श्री को पता ही नहीं था कि वो बातें करनी कैसे हैं, तो वो इधर से सिंपल बातें कर रहा था। जो सुन वो लड़की हंसने लगी। वो खुद ही श्री को कहने लगती है कि ओ श्री माई श्री। श्री के भी अरमान जाग जाते हैं। वो उस लड़की को अपने पास इमेजिन करने लगा। सुबह श्री अपने दोस्त दीपक को भी सब बताता है। स्कूल में भी वो खुश खुश रहने लगा, जो देख बच्चे भी हैरान थे। अब श्री रोज इस ऐप पर अलग अलग लड़कियों से बात करता और उन्हें अपने साथ इमेजिन करता। तो सीन शिफ्ट होता है श्री के भाई भानु पर। वो काफी ओल्ड स्कूल टाइप का आदमी था, जो अपनी बीवी कुसुम को समझता ही नहीं। कुसुम एक क्लाउड किचन खोलना चाहती थी, पर वो साफ मना कर देता है। और यही अगले दिन कुसुम से मिलने उनका पड़ोसी जॉय आया। वो कोलकाता से कुसुम के लिए संदेश लेकर आया था। जॉय कुसुम के अचार की तारीफ कर रहा है कि आपको प्रोफेशनली से शुरू कर देना चाहिए। तो जॉय यहाँ इसी के साथ श्री के लिए रिश्ता लेकर आया था। कुसुम ये बात श्री को बताती है कि 32 साल की लड़की है, पर अभी फोटो नहीं आई। जो सुन श्री ने कहा कि हम नहीं मिलने जाएंगे, पर उसकी भाभी ने श्री को कोलकाता भेज दिया। श्री यहाँ चाय ऑर्डर करता है, पर इस रेस्टोरेंट पर चाय नहीं सिर्फ कॉफी मिलती है। तो तभी वहाँ एंट्री हुई उस लड़की मधु बोस की। अब मधु श्री से बिल्कुल अपोजिट एकदम सुंदर लड़की थी। श्री उसे देखता रह गया। वो मधु को साफ कहता है कि देखिए हम ज्यादा नहीं कमाते। मधु कहती है कि मैं ठीक कमा लेती हूँ। मधु भी श्री की तरह एक टीचर थी। वो इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट एंड लैंग्वेज में फ्रेंच पढ़ाती है। जिस पर श्री ने कहा कि देखिए हम अपनी जमशेदपुर की नौकरी नहीं छोड़ेंगे। मधु ने कहा कोई बात नहीं, मैं जमशेदपुर आ जाऊंगी। श्री मधु को जमशेदपुर इमेजिन करने लगा। वो पूछता है कि आपको मैं क्यों पसंद आया। मधु कहती है कि मुझे रिश्ते तो बहुत आए थे, पर आपके नाम श्री नेनू ने मेरा ध्यान खींच लिया। मधु का भी यहाँ चाय पीने का मन था। वो दोनों चाय पीने बाहर चले गए। मधु वही सेम चाय ऑर्डर करती है जो श्री पीता था, यानी उन दोनों की पसंद भी सेम है। श्री ने ये सब दीपक को बताया। दीपक कहता है कि हमें एक बार उसके बारे में सब कुछ जानना पड़ेगा। श्री को भी शक होने लगा कि कहीं कोई स्कूल का बच्चा उससे पंगे तो नहीं ले रहा। दीपक कहता है कि हम कोलकाता जा रहे हैं। वो श्री और उनके साथ श्री का स्टूडेंट राकेश कोलकाता के लिए निकल गए। राकेश मधु का एक फ्रेंच स्टूडेंट बनकर उसके जानने वालों से मधु के बारे पूछेगा। राकेश एक शॉर्ट वीडियो बनाने के बहाने मधु के घर जा सब कुछ पता करता है। मधु के घर उसकी नानी थी, उसकी मम्मी थी और 2 मासियां थी। उनके पति यही घर जमाई बनकर रहते हैं। जॉय मधु का मामा था, जिसका डिवोर्स हो चुका है। सब लोग मधु की तारीफें करते हैं, पर राकेश को मधु की एक स्टूडेंट से किसी नमित अग्रवाल का पता लगता है। उसने कहा कि मधु से ही पूछो वो कौन है। श्री मधु से बातों बातों में नमित के बारे पूछता है। मधु ने बताया कि नमित मेरी एक स्टूडेंट का भाई था। हम लोग 5 साल पहले मिले। 6 महीने तक सब कुछ बढ़िया जा रहा था, पर एक दिन जब चीजें आगे बढ़ने लगी, नमित ने मुझसे ये सवाल कर लिया
कि क्या तुम वर्जिन हो। जो चीज सुनते ही मधु का दिल टूट गया। वो श्री को कहती है कि भला अब 16-17 साल के बाद कौन ही वर्जिन रहता है, नेशनल म्यूजियम में भी कोई ऐसा नहीं मिलेगा। जो सुन श्री उसे अपनी सच्चाई बताने लगता है, पर वो बता नहीं पाता। वो दोनों एक दूसरे के साथ मूवीज जाने लगे, घूमने लगे। मधु श्री को ये एहसास दिलाती है कि मुझे आपका ये सिंपल रहना ही पसंद है और आप जैसे हो मुझे बहुत पसंद हो। दोनों की अच्छी बनने लगी। मधु अपनी नानी को श्री के बारे बताती है कि वो कितना अच्छा है, सिंपल है, प्यारा है। तो श्री के घर वाले मधु को देखने उसके घर जाने लगे, पर यहीं श्री की भतीजी अपने पिता को कहती है कि मेरी एक कंपनी में ट्रेनिंग लग गई है, सब कुछ अच्छा जाने पर नौकरी भी लग जाएगी। पर उसके पिता ने कहा कि बेटा पढ़ाई तो करो, पर साथ ही घर का खाना पीना बनाना भी सीखो। तो श्री की भाभी जब बीच में बोली, श्री के भाई ने उन्हें चाय में इलायची कम कहकर बाहर भेज दिया। वो एकदम टॉक्सिक टाइप का मर्द था। वो सब लोग मधु के घर गए। यहाँ मधु पियानो बजाती है तो श्री वीणा। पर यहीं श्री के भाई भानु की मधु के घर वालों से नहीं बन रही, जिसके साथ साथ इधर श्री और मधु अकेले में मिले। मधु श्री को उसके साथ डांस करने को कहती है। मधु ने कहा कि अब डुएट की आदत डाल लो। सोलो के दिन गए, वो दोनों किस करने लगे, पर तभी श्री के मुंह से निकला मम्मी। वो कहता है सॉरी सॉरी, मैंने दीपक के साथ ये कहीं देखा था, जो भी मैंने कहा भूल जाओ। पर मधु भी उल्टा उसे डैडी बोलने लगी। वो दोनों मम्मी डैडी करने लगते हैं। जो चीज बाहर से श्री की भाभी ने सुन ली, वो बाहर जा रोने लगती है कि श्री हमने क्या कमी छोड़ी थी जो तुम अपनी मम्मी को याद कर रहे हो और मधु अपने पिता को। जो सुन मधु और श्री हंसने लगे। किसी को कुछ समझ नहीं आता। थोड़े ही दिनों में दोनों की एंगेजमेंट हो जाती है, पर एंगेजमेंट के बाद ही मधु ने एक लाइन बोली, ओ श्री माई श्री। ये आवाज वही सेम आवाज थी जो श्री ने उस ऐप पर अपनी पहली बातचीत में सुनी थी। मतलब मधु वही लड़की है। श्री के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो अपनी एंगेजमेंट में खुश होने की जगह दुखी हो जाता है। उसने मधु के फोन उठाने बंद कर दिए। वो उस ऐप वालों को फोन कर पूछता है कि क्या आपके यहाँ कोई मधु बॉस काम करती है। ऐप वालों ने फोन काट दिए। दीपक और श्री बात करने लगे कि 80,000 आदमी हैं उस ऐप पर। मधु ने पता नहीं किस किस से बात की होगी। श्री अपने दिल ही दिल में मधु के कैरेक्टर पर सवाल उठाने लगा। श्री यहाँ से दूर जाना चाहता था, तो मधु ने उससे मिलकर पूछा कि तुम मुझे बिना बताए क्यों जा रहे हो। और यहीं श्री ने उसे कहा कि मुझे पता है कि तुम उस ऐप पर हो। मधु बोली तुम भी तो हो। श्री कहता है हमारी बात अलग है, मर्द होते ही ऐसे हैं, आप वहाँ क्यों हैं। मधु ने कहा कि तो क्या डिजायर्स बस आदमियों के ही होते हैं। मधु ने बताया कि मैं इन टॉक्सिक रिलेशनशिप वगैरह से थक गई थी, मुझे बस अकेले कुछ टाइम फन करना था, पर फिर मैं ऐप के जरिए तुम्हें मिली। तुम पहले आदमी थे जिसने मुझसे खाना खाया या नहीं ये पूछा। मधु यहाँ बताती है कि मैं तुम्हारी सादगी पर ही फिदा हो गई थी, तुम सच्चे थे और इसीलिए मैंने तुम्हें गूगल कर ढूंढा और आसपास सिर्फ एक ही श्री नैनू था और वो तुम थे। पर श्री ने कहा कि मुझे इन सब बातों का नहीं पता, मैं शरीफ परिवार से हूँ और आगे भी शरीफ परिवार चाहता हूँ। उसने मधु से अपना रिश्ता तोड़ लिया। वो मधु को एक लूज करेक्टर कह देता है कि शायद इसी वजह से ये आपके साथ दूसरी बार हो रहा है। तो सीन शिफ्ट होता है श्री के घर। यहाँ सब शादी की तैयारियों में लगे हुए थे, पर श्री ने उन्हें कहा कि शादी कैंसिल है। जो सुनते ही उसका भाई पूरे परिवार को ले मधु के परिवार की ओर बढ़ गया। मधु के घर वालों को भी पता था कि अब तो दंगे होंगे। भानु कहता है कि ये बंगाली तो हैं ही ऐसे, औरतें दारू पीती हैं, सिगरेटें फूंकती हैं। अब यहाँ श्री की भतीजी बोली कि ऐप पर तो दोनों थे ना, पर उसकी बात कोई नहीं सुनता और मधु और श्री के परिवार के बीच जमकर लड़ाई हुई। मधु और श्री बस चुपचाप ये सब देख रहे थे। श्री का भाई पंडित को बुला श्री के लिए कोई उपाय पूछता है। पंडित ने श्री की पेट से शादी करवाई, पर इस शादी से वो मधु को कैसे ही भूलने वाला था। वो दोनों एक दूसरे को याद कर रहे हैं, दोनों ही अपनी जिंदगियों में दुखी थे। तो मधु के घर वाले बात कर रहे हैं कि कैसे मधु की शादी का वेन्यू कैंसिल नहीं हो रहा और श्री के घर वालों ने अपने हिस्से की पेमेंट भी नहीं की। जिस पर मधु कहती है कि वेन्यू वेस्ट क्यों करना है, अगर कोई सिंगल है तो वो उसे यूज कर सकता है। वो अपने मामा की तरफ इशारा कर रही थी कि वो शादी कर लें, पर वो कहते हैं नहीं नहीं। तो मधु भी वापस काम पर जाने को राजी थी कि अब मूव ऑन करना चाहिए। जिसके साथ इधर श्री की भाभी अच्छी तरह सबको खाना बनाकर देती थी, पर कोई उनकी तारीफ तक नहीं करता। तो तभी भानु की बेटी ने अपने पिता को कहा कि मुझे काम से कोलकाता जाना होगा। भानु कहता है अकेली कैसे जाओगी, तो उसकी पत्नी कुसुम कहती है कि मैं चली जाऊंगी। भानु अपनी बेटी को कहता है ठीक है, पर इसके साथ साथ तुम घर गृहस्थी का भी काम सीखो, ज्यादा हाई फाई लड़कियां मायके और ससुराल दोनों तोड़ देती हैं। तो श्री अपनी भाभी को स्टेशन छोड़ने गया। उसकी भाभी कहती है कि तू भी चल। दीपक
भी कहने लगा कि सरस्वती पूजा का टाइम है, वहाँ तुझे मधु बोस से भी अच्छी लड़कियां मिलेंगी। जिस पर श्री ने कहा, मधु बोस? कौन मधु बोस? तो श्री की भतीजी उसे बाहर ले जा कहती है कि हम ये सब चीजें जानते हैं, हमारे बहुत ब्रेकअप हुए हैं। यहाँ श्री की भतीजी ने उसे समझाया कि आपको ऐसी लड़की मिली थी जो आप में कुछ बदलना नहीं चाहती थी, आप जैसे थे आपसे वैसे प्यार करती थी और आपने एक तुच्छी सी वजह के लिए उन्हें छोड़ दिया। वो उसे समझाती है कि ये छोटी छोटी चीजें सोचनी बंद करो। श्री दीपक के साथ रोने लगता है कि मधु की बहुत याद आ रही है। दीपक ने कहा कि ये तुम नहीं, तुम्हारी दारू बोल रही है और कोलकाता जाने की तो सोचना भी मत। जिस पर श्री सीधा कोलकाता निकल गया। वो यहाँ मधु को अपनी ओर आते देखता है, पर ये सब बस उसकी इमेजिनेशन थी। असल में मधु सामने लाइब्रेरी में बुक पढ़ रही है। श्री दूर बैठकर उसे देखने लगा। वो रिंग लेकर उसकी ओर जाने लगता है, पर वहाँ उससे पहले नमित आ गया। वो मधु से सॉरी मांगता है। नमित ने कहा कि मुझे सुनने में आया था कि तुम्हारी किसी अंकल से शादी होने वाली थी, पर किस्मत देखो तुम यहीं हो और मुझे मेरी गलती सुधारने का मौका मिल रहा है। वो दोनों यहाँ से उठकर एक रेस्टोरेंट चले गए। श्री भी उनके पीछे पीछे गया। वो उन दोनों को हंसते हंसते बातें करता नहीं देख पा रहा था। श्री उठकर मधु के पास चला गया। वो नमित के हाय का हाय हाय से रिप्लाई दे उसे कहता है कि हमें थोड़ी देर अकेले बात करनी है, आप बाहर जा सकते हैं क्या? नमित के बाहर जाने के बाद श्री मधु को बहुत ही रूडली कहता है कि देखो, हमारी जगह कोई और आदमी होता वो भी ऐप वाली बात पर ऐसे ही रिएक्ट करता, पर अब हम आपको माफ कर रहे हैं और आगे भी सब अलाउ करेंगे, बस लिमिट में। जिस पर मधु बोली कि तुम मेरी लिमिट क्यों डिसाइड करोगे? मधु कहती है कि मुझे लगा था कि तुम बदल गए होगे, पर तुम अभी भी वैसे ही हो। वो कहती है कि तुम एक संस्कृत के टीचर होकर भी प्यार की परिभाषा नहीं समझ पाए। मधु ने कहा कि प्यार को बस प्यार चाहिए होता है, बराबरी वाला प्यार जिसमें दोनों इंसान इक्वल हों, और वैसा प्यार तुम मुझे नहीं दे सकते। तो तभी यहाँ श्री को उसके भाई का फोन आया। वो यहाँ शादी के वेन्यू वाला मामला सुलटाने आ गया था, पर रास्ते में आते आते उसे अपनी बीवी मधु के मामा जॉय के साथ दिख गई। और यही हमारे सामने आता है कि उन दोनों का आपस में चक्कर चल रहा था। भानु ने कुसुम को कहा कि तुम्हें शर्म नहीं आई, तो कुसुम कहती है कि शर्म आती तो बहुत थी, पर हमें जॉय के साथ इज्जत मिली, प्यार मिला, जो आपके साथ कभी नहीं मिला। जिस पर भानु बोलता है कि पूरे जमशेदपुर में सिर्फ हमने ही इस उम्र में अपनी बीवी को काम करने की इजाजत दी है। तो उसकी बीवी बोली कि आप होते कौन है हमें इजाजत देने वाले? हम खुद अपने हाथों से अचार बनाते हैं, मेहनत करते हैं, ताकि कोई हमें ये ना कह सके कि हमने तुम्हें अलाउ किया। जो सुनते ही श्री को अपनी कही हुई बात याद आ जाती है जो उसने मधु को कही थी। भानु की बीवी बोली कि हमारी बेइज्जती के बिना आपका खाना भी हजम नहीं होता। भानु कहता है हम मजाक करते हैं। तो उसकी बीवी बोली कि क्या हम कर सकते हैं ऐसा मजाक? क्या हम आपको 10 लोगों के सामने कुछ कह भी सकते हैं? भानु का दोस्त बोला छोड़िए, भाभी का मन भटक गया है। तो भानु की बेटी बोली कि मन नहीं भटका, मम्मी को प्यार हुआ है। भानु की बीवी जाने लगी। भानु उसे रोकता है। श्री को भी इसी मोमेंट में अपनी गलती का एहसास हुआ। भानु कहता है कि चलो चुपचाप हमसे माफी मांग लो, हमारा दिल बहुत बड़ा है, हम तुम्हें माफ कर देंगे। जिस पर श्री बोला कि किस बात की माफी भैया? वो कहता है कि अगर भाभी इस चीज में खुश हैं तो हम उनके साथ हैं। श्री अपनी भाभी के साथ ही चल दिया, पर तभी मधु की नानी गिर जाती है। उनकी तबीयत बिगड़ गई और उन्होंने पहले ही कह दिया था कि अब वो हॉस्पिटल नहीं जाएंगी। जो सुन मधु दुखी हो जाती है कि कहीं नानी इस साल की सरस्वती पूजा भी अटेंड ना कर पाए। पूजा को अभी 7 दिन थे और उनका बचना मुश्किल था। तो श्री बोला पूजा अभी कर लेते हैं, आस्था में तारीख कैसी? श्री दीपक को फोन करता है कि कोलकाता आ जाओ, पर दीपक उसकी भाभी की बात लेकर बैठ गया। जिस पर श्री कहता है कि दीपक तुम्हारी तरह हम भी नहीं समझे थे कि प्यार को बस प्यार चाहिए, वो भी बराबरी वाला, जितने तुम उतने वो। तो अगले दिन श्री मधु के परिवार के साथ पूजा की तैयारी करवाने लगा। श्री का दोस्त दीपक भी यहाँ आ जाता है, पर उसके साथ साथ पूजा में नमित भी आ गया। मधु की नानी श्री को सब चीजों में इन्वॉल्व करती है। मधु उसे देख रही थी। वो लोग सरस्वती माँ की पूजा कर उन्हें पानी में विसर्जित कर देते हैं। यहाँ बारिश होने लगी और तभी श्री मधु को रोक लेता है। श्री ने मधु को बता दिया कि वो एक वर्जिन है। उसने मधु को मनाया कि हमें लगता था कि हम भानु भैया जैसे नहीं हैं, पर हम निकले उन्हीं के जैसे। श्री यहाँ अपनी सारी गलतियां
गलतियां मानता है वो कहता है कि हम ये गलतियां सुधारेंगे, हम बहुत कोशिश करेंगे, हम गलतियां भी करेंगे, बस आप हमें माफ कर कर समझा देना। श्री कहता है कि जितने आप उतने ही हम। तो यही सामने आया कि मधु और नमित के बीच कुछ नहीं है, वो बस दोस्त हैं। जो सुन श्री अपनी जेब में मधु की रिंग ढूंढने लगा जो कब से उसके पास थी पर अब वो कहीं खो गई, जिस पर दोनों जने हंसने लगते हैं। दोनों का पैचअप हो गया और इसी के साथ हमारी ये कहानी हुई यहीं पर खत्म।